हेलो सभी व्यूअर्स का वेलकम। ऑल द व्यूअर्स आर वेलकम। जैसे कि मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाता हूँ अंग्रेज़ी का, और उसके अलावा हम ग्रामर की सीरीज़ भी शुरू कर दी है हमने, और उसमें पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं और वोकैब सेशन भी शुरू किया है। और आज कोशिश करेंगे हम आपको करंट अफेयर का वीडियो भी अपलोड करें, ताकि आप जो है वो भी पढ़ सकें और आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें और अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को एग्ज़ामिनेशन के लिए उसको बूस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, ताकि आपको क्वालिफ़ाई हो जाए एग्ज़ाम्स और आपको कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। मेरे वीडियो बनाने का ये है कि भाई मैं आपके लिए कुछ अच्छा बेहतर कर सकूं, और आप जैसे मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे 2-3-4 माह में तकरीबन आप अपने आप को कम्प्लीटली चेंज समझेंगे। और जो लड़कों को अंग्रेज़ी का फ़ियर होता है कि अंग्रेज़ी बहुत डिफ़िकल्ट है और उसको हम नहीं सीख सकते, तो मेरी कोशिश ये होगी ताकि आपके दिल से अंग्रेज़ी का डर निकालूं। भाई अंग्रेज़ी आसान लैंग्वेज है, आप इसको सीख सकते हैं और आप इसमें बहुत सी कामयाबी हासिल कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में। जो आप बैठते हैं एग्ज़ाम्स में APSC के, CSS के और फिर दूसरे NTS वगैरह के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप बैठ सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। वोज़ ऑफ IPPs। वूज़ यानी कि तकलीफ़ ऑफ IPPs क्या होती है? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो पावर जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह से वापडा होती है और दूसरे भी होते हैं हेस्को वगैरह, तो वो क्या होते हैं? पावर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो उन वो तो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट भी होते हैं जो कंट्री को सप्लाई करते हैं पावर। तो आज के एडिटोरियल की समरी ये है कि पावर जो है प्रोड्यूसर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, उनको क्या हर्डल्स है और उसके लिए किस तरह से डील किया जाए ताकि उनको इश्यूज़ ना हो और पावर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो कंट्री में, और उससे इकनॉमी और भी बेहतर बनेगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPP ये एक नाउन है, आपको पता ही होगा। विच प्लेड अ क्रूशल रोल। अभी जो यहाँ पे विच लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जब हम किसी चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि भाई, और अगर इसकी मिसाल के तौर पर इसकी जगह कोई इंसान की बात करते हैं तो यहाँ हम विच की जगह हु का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे विच और देट आता है। नॉन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और इनएनिमेशन कोई भी चीज़ जो होती है उसको विच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा वीडियो बना के ये क्या होता है। अभी हम चलते हैं आगे। विच प्लेड अ क्रूशल रोल, जो किरदार अदा करती है बहुत ही अहम। क्रूशल जो है एडजेक्टिव है, आपको पता होगा एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से पहले आता है। तो क्रूशल क्या है? एडजेक्टिव है। रोल क्या है? नाउन है। जब हमें वर्ब, नाउन और प्रोनाउन का पता होगा और हमें पता चल जाएगा कौन सा यहाँ पे वर्ड किसका रोल प्ले कर रहा है पार्ट ऑफ स्पीच का, तो हमें समझ आ जाएगी कि अंग्रेज़ी क्या है। अगर हम नाउन और वर्ब को नहीं आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो हमें अंग्रेज़ी की अभी तक इतनी समझ नहीं है। तो आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान करें। जो क्रूशल है ये क्या है? ये है एडजेक्टिव। क्रूशल रोल इन मिटिगेटिंग एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी एनर्जी से जो संबंध हैं, ताल्लुकात हैं प्रॉब्लम्स के, उनको मिटिगेट करना। मिटिगेटिंग का मतलब क्या होता है? यानी कम करना। प्रॉब्लम्स जो कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मिसाल के तौर पर वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उनके पास ऑयल का मसला है और कोई गवर्नमेंट और कोई मसला है, तो उस हवाले से उसको मिटिगेट करना यानी उसको कम करना। और आपको ये मैं बात बता दूं, इन एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद जब वर्ब को लिखते हैं तो उसको ING फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे मैं मिटिगेट मिसाल के तौर पर लिखता तो ये गलत हो जाता, ये सही नहीं होता मिटिगेट। तो IN के बाद हमें नाउन रखना पड़ता है, या फिर हमें जो है नाउन को, वर्ब को इंग दे के उसको जीरंड बनाना पड़ता है, तो वो नाउन का किरदार अदा करते हैं। ठीक, ओके। सभी प्रीपोजिशंस ING फॉर्म लेती है एक्सेप्ट उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा।
इन मिटिगेटिंग एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी जो उनको एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका जो मसला है उनको कम करना है, ऑफ द कंट्री जो मुल्क में हैं, एंड द मासेस और जो लोगों के इनके मसाइल हैं, व्हेन द कंट्री वाज फेसिंग सीवियर लोड शेडिंग, जैसे कि कंट्री फेस कर रहा था, झेल रहा था सख्त लोड शेडिंग। अभी यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि वाज यहाँ पे जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और फेसिंग जो है वो मेन वर्ब है, वाज के बाद फेसिंग आएगा, और सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है और लोड शेडिंग एक नाउन है, यानी कंट्री जो है फेस कर रही थी सीवियर लोड शेडिंग। ओके, आगे चलते हैं। फील अंडर प्रेशर दीज डेज इन द बैकड्रॉप ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट दैट accuses them of having signed unfair agreements, misappropriations and tariff and fuel consumption rates। सेंटेंस लंबा है लेकिन मैं आपको इसको समझाऊंगा आसान तरीके से, तोड़ के समझेंगे तो ज़्यादा समझेंगे। फील अंडर प्रेशर दीज डेज, यानी कि वो जो है अभी अंडर प्रेशर माने वो प्रेशर फील कर रहे हैं, यानी तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं अभी। बैकड्रॉप ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट, जो इंक्वायरी रिपोर्ट उनके खिलाफ की गई है, दैट एक्यूजेस देम ऑफ हैविंग साइंड अनफेयर, जो उन्होंने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उसको अनफेयर तरीके से यानी गलत तरीके से, एंड फ्यूल कंजम्पशन रेट्स, टेरिफ एंड फ्यूल कंजम्पशन रेट्स। टेरिफ जो टैक्स, टेरिफ यानी कि टैक्स होता है जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो टैक्स लिया जाता है, और जो कंजम्पशन रेट है फ्यूल यानी आयल तेल की कंजम्पशन जो रेट है उसमें जो है अनफेयर एग्रीमेंट और मिस अप्रोप्रिएशंस की गई है मासेस के लिए मासेस की तरफ से, और ये IPPs जो है ये फेस कर रही है अनफेयर ट्रीटमेंट है। यहाँ पे एक बात हम नोट करें, अक्यूज़ जो ये वर्ड है ये हमेशा ऑफ लेता है और यहाँ उसके बाद ऑफ आ जाता है, लेकिन ऑफ तब यहाँ पे देखे ऑफ यहाँ इस जगह पे आया है, इस जगह पे, तो ये जो ऑफ इस जगह पे आया है, इसके बाद जब कोई एक्शन होगा जिसके खिलाफ या जिस चीज़ से, उसके बहुत ही नज़दीक ऑफ आएगा, यानी अक्यूज देम ऑफ हैविंग साइन, उनको किस तरह से इल्ज़ाम किया गया, साइन करके, अनफेयर एग्रीमेंट को साइन करके। ओके, मुझे लग रहा है आपको समझ आ रही होगी, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले जिनको इसकी ज़रूरत है। जितना आप शेयर करेंगे मोटिवेट मुझे मिलेगी, और मैं और भी बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में ग्रामर समझने की आसानी पैदा हो, और जिनको जेन्युइन ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल, अगर जो आप नए जुड़े हैं मेरे साथ। ओके, चलते हैं। वी ऑल आर अवेयर ऑफ काजेस ऑफ ill of power sector in Pakistan, which includes absence of consistent and optimal energy planning, government policies, inefficiencies of GENCOs and DISCOs, massive T&D losses। सेंटेंस लंबा है, इसको हम तोड़ के पढ़ते हैं। ओके, ये जो मैंने कलर्स लगाए हैं ये जो कुछ नाउन्स हैं, और ये मैंने आइडेंटिफाई किया है, ये कुछ प्लेट जैसे कि वर्ब है, फेसेस, अक्यूजेस अभी जो है वर्ब आ रहा है, तो और काफ़ी और भी अल्फाज मैंने यूज़ किए हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मेरी अब कोशिश रहेगी कि मैं नाउन, वर्ब और इनको जो है अलग अलग एक एक कलर दूं, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो, जब आप भी इसको पढ़ें तो आपको भी ईजी महसूस हो। तो इसकी माना को देखते हैं। जैसे कि हम सबको पता है काजेज़ ऑफ द इल्ला पावर सेक्टर, जो पावर सेक्टर में मसले होते हैं, इल्ला पावर सेक्टर यानी जो मसले होते हैं, काज अपने अब काज के बाद ऑफ भी आता है, काज के बाद फार भी आता है। फार तब आता है जब कोई वैलिड रीज़न होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑफ आया है। विच इंक्लूड्स एसेंस ऑफ कंसिस्टेंट एंड ऑप्टिमल एनर्जी प्लानिंग, जिसमें शामिल है कंसिस्टेंट यानी लगातार इम्पॉर्टेंट एनर्जी प्लानिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, ठीक है, उसमें यानी उस सब में मसला है। ऑप्टिमल यानी इम्पॉर्टेंट, ऑप्टिमल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ये है, आप नोट कर लें। ऑप्टिमल जो है ये इसका मतलब है इम्पॉर्टेंट। ओके, इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल, इस सब को जो है इसके सिनोनिम से हैं, ये भी आप नोट करें।
और प्लानिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में जो इनएफिशिएंसीज़ है जेनकोस जो है वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पावर बनाते हैं, उनको जेनकोस कहते हैं। यानी जेनकोस ये जो है पावर फार्मिंग कंपनीज होती है। और डिस्कोस जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑपरेशन पाकिस्तान करती हैं, जैसे कि फेस्को आ गया, जेपको आ गया, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है, हेस्को हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये डिस्कोज है। और मैसे टीडीज जो लॉसेस होते हैं और जो टीडीज में जो नुकसानात होते हैं, पुअर रिकवरीज एंड अबो ऑल एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस। जिस तरह से पुअर रिकवरीज होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे पुअर रिकवरीज यानी कि जो हम पैसे रिकवर करते हैं वो सही नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है पुअर रिकवरीज। ऑल ऑप्शंस ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस, जो बिल्कुल एक पॉलिटिकल विल की एब्सेंस है, यानी कि जो पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिकली चाहेंगे लोग तो उनको जो है ये मिल जाएगा। नेसेसरी टू ब्रिंग एंड इम्प्लीमेंट लॉन्ग अवेटेड मैंडेटरी रिफॉर्म्स एंड विल एंड कंसेंसस नेसेसरी टू ब्रिंग, यानी वो अगर सारे पॉलिटिकल फोर्सेस रजामंदी करेंगे और ब्रिंग करेंगे, लाएंगे, इम्प्लीमेंट लॉन्ग अवेटेड मैंडेटरी रिफॉर्म्स है। अवेटेड मैंडेटरी रिफॉर्म्स यानी बहुत देर से जो डिमांड किया जा रहा है रिफॉर्म्स, मैंडेटरी यानी इम्पॉर्टेंट, रिफॉर्म्स यानी कि सुधारे, और अवेटेड का मतलब होता है जिसका इंतज़ार किया जाए। अवेटेड एक वर्ब है और इसके साथ एक और भी वर्ब है जो वेट है। और वेट और अवेटेड में क्या फ़र्क होता है मैं आपको समझाता हूँ। वेट जब हम मिसाल के तौर पर लिखेंगे तो वो उसके बाद क्या होता है, यूज्ड होता है प्रेपोजिशन से, यूज्ड विथ प्रेपोजिशन, ओके, प्रेपोजिशन के साथ यूज़ होता है। और वो क्या होता है, लेस फार्मल भी होता है। ये जो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, आप इसको नोट भी करें, लेस फार्मल। और लेस फार्मल का मतलब क्या होता है, जिस तरह से हम एसेज में लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर्स को लिखते हैं, उसको फार्मल कहते हैं। यानी तकरीबन जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फार्मल कम है। और फार्मल जो होता है वो अक्सर लेस कॉमन होता है, ठीक है। और इसको हम जब यूज़ करेंगे तो बोथ थिंग्स के लिए भी यूज़ करेंगे, किसके, थिंग्स, बोथ थिंग्स और एंड पीपल, दोनों के लिए। लेकिन जो अवेट है उसको हम जो यूज़ करते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट का आना लाजिम है, और ये मोर फार्मल होता है। और अवेट जो हम इस्तेमाल करते हैं ये मोर फार्मल होता है, लेटर्स, एसेस वगैरह में लिखा जाता है। और ये जो है अवेटेड जो है, इसको हम ओनली बी यूज्ड विथ थिंग्स, यानी किसी चीज़ के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ भाई, दे आर अवेटिंग यूअर रिप्लाई, यानी रिप्लाई, सॉरी, LY, दे आर अवेटिंग यूअर रिप्लाई, यानी वो आपके लिए अवेट नहीं कर रहे हैं, आपका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं। और वेटिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दे हैव बिन वेटिंग फॉर यू। फॉर एग्जांपल हमें ऐसे भी लिख सकता हूँ, दे हैव बिन वेटिंग फॉर यू, ओके। यानी कि फॉर 12 मंथ्स, 12 महीनों से वो आपका इंतज़ार कर रहा है, यानी 12 महीने गुजर गए हैं और वो आपका इंतज़ार कर रहा है। तो ये डिफरेंस होता है अवेट में और अवेटिंग में। मैं चाहूँगा इनके अलग से भी वीडियो बनाऊँ ताकि आपको जो है अवेटिंग का और भी आसानी से समझ आ जाए। आप अगर कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं ये भी आपके लिए कर दूँगा, ओके। तो अभी हम यूज़ आगे चलते हैं, लॉन्ग अवेटेड, एक मिनट, ये हम लॉन्ग अवेटेड
लॉन्ग अवेटेड, थोड़ी गलती हो गई है लेकिन सॉरी, ओके, लॉन्ग अवेटेड मैंडेटरी रिफॉर्म्स, यानी कि जो रिफॉर्म्स है की ज़रूरत है। ओके, क्या हो गया? ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा। अवेट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो जो होता है वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दे कैन ओनली बी यूज्ड विथ थिंग्स, और ये मोर फार्मल है और इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना लाजमी है। और जो वेट है उसके बाद फ्रेप पोजीशन फार और आन आती है, लेस फार्मल भी होता है, और वो दोनों थिंग्स और पीपल के लिए यूज़ किया जा सकता है। आगे चलते हैं। दिस इज़ द टाइम टू कंसीडर अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ये एक वक्त है जो हम इसको बेहतरीन तरीके से देखें। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव यानी दूरअंदेशी करना। इंस्टीड ऑफ इग्नोरिंग द की एलिमेंट्स, बजाय कि हम इग्नोर कर दें अहम चीज़ों को, एंड सिंपली ब्लेमिंग द IPPs ओनली, सिर्फ IPPs को हम इल्ज़ाम दे दें, ओनली विच आर दो वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स है कि वही इसकी चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, वही स्टेक होल्डर्स हैं, बट नॉट द लार्जेस्ट वन, लेकिन बड़े पैमाने पे हम किसी और को इल्ज़ाम ना दें। तो ये कह रहा है कि ये जस्टिफाई नहीं होगा अगर हम सिर्फ IPPs को ही क्लेम करें कि आपकी वजह से जो है ये हुआ है। टेरिफ रेट्स, मिस अप्रोप्रिएशन, साइंस वगैरह जो भी नेगेटिव मीन्स हुए हैं IPP से हुए हैं, तो ये लिख रहे हैं कि भाई ऐसा सही नहीं है। ओके, इन द वेक ऑफ इंशुइंग विलीफिकेशन, इन द वेक ऑफ जो वर्ड है ये फ्रेज़ है। इन द वेक ऑफ की जगह अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप फॉलोइंग को भी लिख दें तो कोई मसला नहीं होगा, वो भी लिखा जा सकता है, जहाँ इंशुइंग भी लिखा सकता है जो कि आगे है। फॉलोइंग या फिर इन द वेक ऑफ, यानी जो अमल शुरू हुआ उसके बाद ही इंशुइंग विलीफिकेशन एंड प्रोपेगेंडा कैंपेन, यानी इंशुइंग विलीफिकेशन एंड प्रोपेगेंडा कैंपेन, जो कैंपेन जो है चलाई गई बदयानती पे, और जो प्रोपेगेंडा कैंपेन मुहिम चलाई गई, द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एडवाइजरी काउंसिल इज़ ट्राइंग टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, यानी कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एडवाइज़र जो सलाहकार की काउंसिल से वो ये कोशिश कर रही है कि रिकॉर्ड को साफ़ किया जाए, एंड सेव कंट्रीज पावर सेक्टर, और मुल्क के पावर सेक्टर को भी बचाया जाए, फ्राम एनी इंटेंडेड और इंटेंडेड डैमेज, किसी डेलिबरेट यानी जानबूझकर या बिना जानबूझकर जो डैमेज हो रहा है। पावर सेक्टर का मतलब जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उससे इकनॉमी चलती है, और आपको तो पता है पावर की कितनी अहमियत है, उसके बजाय इकनॉमी बैठ जाती है। तो यहाँ पे नोड लिखा हुआ, नोड का मतलब होता है आप हेड को जैसे अपने सर को ऊपर नीचे करें, सिग्नल दें, जेस्चर दें, इशारा दें, मानने का या नहीं मानने का, ऑलमोस्ट मानने का, नोड उसी को ही कहते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, ये अल्फाज भी आप नोट कर लीजिएगा। लाइक शुगर कमीशन रिपोर्ट, जैसे कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट बनाई गई थी, द इंक्वायरी रिपोर्ट इनटू power sector loses is grossly being misread by some vested interest and all guns against toward the IPPs। यहाँ तक ये सेंटेंस है। इसका मतलब ये हुआ शुगर कमीशन की रिपोर्ट जो बनाई गई है उसी तरह से जो इंक्वायरी रिपोर्ट पावर सेक्टर लूजेस में भी बनाई गई है, इज ग्रासली बीइंग मिसरीड, उसको पढ़ा जा रहा है गलत अंदाज में, यानी उसको गलत अंदाज में समझा जा रहा है। ये आज क्या हो रहा है? ओके, तो उसमें क्या हो रहा है कि भाई IPP, ये क्या हो गया, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर यस, मिसरीड किया जा रहा है सम वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट इसका मतलब ये होता है कि आपका जो अपना इंटरेस्ट हो, गवर्नमेंट का तो इंटरेस्ट हो ही हो, उसका बेनिफिट हो,
लेकिन जो बंदा अपना इंटरेस्ट देखता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई काम कर रहा है तो अपने फ़ायदे का भी सोच रहा है कि भाई मुझे क्या फ़ायदा होगा, उसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। ओके। एंड ऑल गन अगेन टुवर्ड्स IPPs, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट को भी देख रहे हैं और ऑल गन अगेंस्ट टुवर्ड्स IPPs, यानी IP सारा इल्ज़ाम जो है मलबा डाल रहे हैं IPPs के। ऑल गन अगेंस्ट टुवर्ड्स का मतलब होता है, अगेंस्ट टुवर्ड्स होना चाहिए, अगेंस्ट लिखे आए, अगेंस्ट टुवर्ड्स का मतलब होता है यानी किसी के खिलाफ आप हो जाएं। ओके। द IPPs से दे वर नॉट इन्वॉल्व इन एनी रॉन्ग डूइंग। IPP ने कहा कि वो किसी भी गलत चीज़ में शामिल नहीं है। एंड वाट दे अर्नड प्रॉफिट इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग्स विद द टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। जो भी उन्होंने कमाया है वो बिल्कुल गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स के तहत कमाया है। ये कह रहे हैं, लिखा गया है, ऑफ द टाइम साइंड विद देम एज पर दियर पॉलिसीज़, जैसे कि वो पॉलिसीज़ में साइन की गई थी और बताया गया था। देयर इज़ नो डाउट There is no doubt that the power sector is facing crippling issues like growing losses, sugar, circular debt. Okay, अभी मैं थोड़ा इसको ऊपर लेता हूँ ताकि आपको और भी आसानी हो जाए। यस, यानी जो शक वगैरह हैं पावर सेक्टर में जो फेस कर रहा है क्रिपलिंग इश्यूज़, यहाँ पे आपने देखा होगा इस के बाद फेसिंग और क्रिपलिंग आया है। अब ये क्रिपलिंग जो है एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है और फेसिंग जो है ये वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद फिर जब कोई भी वर्ब आता है उसमें ING फॉर्म लगा हुआ होता है। ये भी रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हम पढ़ेंगे। और क्रिपलिंग जो है ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। ओके, इसको आप नोट करें। और इश्यूज़ जो है ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, यानी उसमें कोई शक नहीं है कि पावर सेक्टर फेस कर रहा है क्रिपलिंग इश्यूज़, परेशानी के मसले। क्रिपलिंग यानी वीकनेस के मसले, परेशानी के, यानी कुछ चीज़ गलत हो जाए। लाइक ग्रोइंग लूजेस एंड सर्जिंग सर्कुलर डेप्ट, जैसे कि जो लॉसेज है उसमें लॉसेज बढ़ रहे हैं और सर्कुलर डेट भी जो है वो भी बढ़ रही है। विच सक्सेसिव गवर्नमेंट्स वर अनएबल टू tackle, but there is absolutely no justification to blame solely IPP for myopic situation. ओके, विच, अभी देखो यहाँ पे विच आ गया। फिर विच जो है मैंने आपको बताया रिलेटिव प्रोनाउन है जो उसी स्टेटमेंट के बारे में बताता है जो ह्यूमन बींग्स नहीं होती है। किसी इदारे, किसी भी मशीन या कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होती है उसके बारे में बताता है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जब मिसाल के तौर पर डेप्ट से बाद में आया है, इसका मतलब ये है ये सर्कुलर डेप्ट और ग्रोइंग लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और विच के बाद कामा आती है, और यहाँ पे अगर डेट लिखा हुआ होता तो उसके बाद कामा नहीं आती, उससे पहले कामा नहीं आती। विच सक्सेसिव गवर्नमेंट्स वर अनेबल टू टैकल, जैसे कि सक्सेसिव गवर्नमेंट यानी जो पहले हुक्मरान आए, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, इस तरह से लगातार आते रहें, वो अनेबल हैं, वो इस जगह पे नहीं पूछे हैं कि इसको किस तरह से डील किया जाए, टैकल किया जाए, मसले को हल किया जाए। और ना एब्सोल्युटली ना जस्टिफिकेशन टू बिलेल सालिली IPPs, यानी इनको सिर्फ IPPs के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, वो जस्टिफाई नहीं करता है, वो सही नहीं है। सिर्फ सालिली यानी मेयरली, ये एडवर्ब है। फॉर द मायोपिक सिचुएशन यानी शॉर्ट साइटेडनेस की डिजीज़ होती है, यानी लंबा नहीं देखना, लंबा सिचुएशन को नहीं देखना, अभी बस ये करना है और सिचुएशन जो भी है वो बस बाद में देखेंगे, तो ये मतलब स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाती है। मायोपिक एडजेक्टिव है, आप इसको नोट करिएगा। आगे चलते हैं। In fact, IPPs themselves are facing serious liquidity issues. हकीकत तो ये है जो IPP है वो खुद सिचुएशंस को, जो हालात हैं उनको तकलीफ़ से देख रही है, खुद उसको तकलीफ़ हो रही है लिक्विडिटी इश्यूज़ पे ऊपर, ख़ास करके लिक्विडिटी इश्यूज़। ये लिक्विडिटी एक कॉमर्स का टर्म है, बिज़नेस का, जिसका मतलब होता है यानी कि चीज़ें जो आप परचेज़ करें और सेल करें तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी। जो ये लिक्विडिटी के इश्यूज़ हैं
बिकॉज ऑफ अनपेड ड्यूज़, क्योंकि उनको ड्यूज़ जो उन्होंने बिजली की पावर की प्रोडक्शन की है उनके पैसे उनको नहीं मिले हैं। इंट्यूज अप्रॉक्सीमेटली 6 बिलियन, तकरीबन 600 बिलियन, बिसाइज द चैलेंजेस थ्रोन बाय प्रिवेलिंग सबड्यूड इकनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी कि साथ साथ अलॉन्ग विथ, बिसाइड्स यानी अलॉन्ग विथ, साथ साथ जो उसको तकलीफ़ है वो बढ़ रही है इकनॉमिक एनवायरनमेंट की। सबड्यूड यानी जो तकलीफ़ें, प्रिवेल यानी स्प्रेड होना, सबड्यूड यानी तकलीफ़ जो है बढ़ रही है। ओके, आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको आर्टिकल सही समझ में आ रहा होगा और आप इसको भी पढ़ेंगे तो आपको और भी बेहतर लगेगा, और जब आप इसको खुद पढ़ेंगे और उसके बाद सुनेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कितना आप सही जा रहे हैं। द इंक्वायरी रिपोर्ट हैज़ पिन पॉइंटेड, इंक्वायरी रिपोर्ट ने पिन पॉइंट किया है। पिन पॉइंट करना यानी जिस तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं हम, तो पिन लगाई जाती है बोर्ड के ऊपर किसी पेज के ऊपर और हम उसको नोट किया जाता है, यानी रिपोर्ट को पिन पॉइंट किया गया है, नोट किया गया है। सम इश्यूज़ लाइक ओवर पेमेंट्स इन वेरियस फॉर्म्स, किस इश्यूज़ में, ताकि इसको वेरियस फॉर्म्स में ओवर पेमेंट की गई है। हाई ओ एंड एम्स एक्सपेंसेस, हाई ओ एम्स अखराजात में, इरेगुलरिटीज़ उसमें जो है जो घपले हुए हैं। इन फ्यूल एक्सपेंसेस आयल के खर्च में, एंड पेमेंट्स ओवर रिपोर्टेड कैपेक्स, इनक्विटस एस्केलेशन एंड इंडेक्सेशन मिसमैच बिटवीन नेपरा टैरिफ एंड पेमेंट्स मेड बाय CPPA। CPPA एब्रिएशन है, आप नोट करिएगा, यानी कि जो पेमेंट्स और खर्च अखराजात हैं रिपोर्ट कैपेक्स में दिए गए हैं वो अनफेयर हैं। इनइक्विटस यानी इसका मतलब होता है अनफेयर, इसका मतलब होता है इनइक्विटस यानी अनफेयर, ये एक एडजेक्टिव है, आप इसको नोट करिएगा, यानी अनफेयर। अनफेयर एस्केलेशन, जो एस्केलेशन यानी किसी चीज़ में चढ़ाव आए, बढ़े, escalation and indexation and mismatch between नेपरा टैरिफ एंड पेमेंट्स मेड बाय CPPA, यानी जो नेपरा टैरिफ है जो अखराजात हैं और CPPA है इनकी जो इंडेक्सेशन है, यानी जो मैच कर रहे थे अखराजात को, वो जो है मिसमैच हो रहे हैं, सही नहीं थे। हाउएवर, और इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन वन साइडेड प्रोपगेंडा, बजाय के वो भरोसा करें वन साइड प्रोपगेंडा पे। वन साइड मन यानी कि एक आदमी के या एक इदारे के ऊपर इल्ज़ाम करना। इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू सॉर्ट आउट दीज प्रॉब्लम्स थ्रू मीनिंगफुल डायलॉग विथ IPPs, बेहतर यही होगा कि इस मसले को आप हल करें मीनिंगफुल डायलॉग, मकसद की गुफ्तगू से, अच्छी बातचीत से IPP के साथ, यानी IPP के साथ आप बातचीत करके इन मसले को हल कर दें। ओके, इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं था। और विच जैसे कि फिर आ गया, विच हैव ऑलवेज एक्सप्रेस दियर रेडीनेस टू एक्सप्लेन दियर पोजीशन एंड साइड, जिसने हमेशा बताया है और ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि अपनी पोजीशन और साइड बताएं कि आप कौन सी पोजीशन पे हैं अभी। ओके, वी मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज बिकॉज ऑफ टाइमली इन्वेस्टमेंट बाय IPPs that the country was able to steer through a grave power crisis that broadly affected all sectors of economy and individual consumers। सेंटेंस ज़रा लंबा है, इसको हम पढ़ेंगे। वी मस्ट जैसे कि एक मिनट क्या होता है, एक मिनट, यस सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट सफर थ्रू, ये एक मिनट ये वी मस्ट नॉट लूज साइट, हमें ये चीज़ को नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए इस हकीकत को कि बिकॉज टाइमली इन्वेस्टमेंट, जो वक्ती इन्वेस्टमेंट है किसी चीज़ में हम सीड़पकारी कर रहे हैं बाय IPPs से,
that the country was able to steer through a grave power crisis, यानी कि मुल्क जो है वो इस काबिल हो जाएगा ताकि इस बड़े मसले से जो बैडली अफेक्टेड कर रहा है हर सेक्टर ऑफ इकनॉमी को, इससे निकल जाए। स्टीर थ्रू यानी किसी चीज़ से निकल जाना। ग्रेव यहाँ जो है मैंने हाईलाइट किया है, ये एडजेक्टिव है। ग्रेट का मतलब होता है सीरियस, गंभीर। स्टीर जो है स्टीर थ्रू यानी किसी चीज़ से पार निकलना। मिसाल के तौर पर आप दरिया से पार निकल जाते हैं या किसी मसले से पार निकल जाते हैं तो उसको कहते हैं एबल टू स्टीर थ्रू ग्रे पार क्राइसिस बैडली अफेक्टेड ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। ओके, देयर वाज अ ग्लोबल कंपटीशन, ये कह रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी सेक्टर एंड देन गवर्नमेंट हैड टू ऑफर इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट, यानी कि ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है इन्वेस्टमेंट का एनर्जी के ऊपर और एनर्जी सेक्टर के ऊपर। गवर्नमेंट है टू ऑफर इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट को करना ही था इंसेंटिव्स का ऑफ़र। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? जो बेनिफिट्स होते हैं, रेमूनरेशन पैकेज, मुख्तलिफ जिस तरह से तोहफे और काम की मेहनत के पैसे और अलग अलग चीज़, इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जिस फॉर्म में, ये कह रहे हैं कि ग्लोबल कंपटीशन की वजह से गवर्नमेंट को करना ही था। हेड टू ये जो है एम्फेसाइज करता है, हेड के बाद टू आए फिर ऑफर फर्स्ट फॉर्म आता है, ये मतलब एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहा है। इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट, ताकि इन्वेस्टमेंट की जाए थोड़े टाइम के लिए, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, बीच में या लंबे अरसे तक मुल्क के मफाद में। ओवरकमिंग एनर्जी क्राइसिस वुड हैव रिमेन्ड अ ड्रीम फॉर लॉन्ग टाइम। ओवरकमिंग यानी किसी चीज़ पे अगर आप ओवरकम हो रहे हैं तो यानी उस मसले से जान छुड़ा रहे हैं। ओवरकमिंग एनर्जी क्राइसिस मसले से जान छुड़ाने के लिए वुड हैव रिमेन्ड अ ड्रीम, ये ख्वाब ही होता। वुड हैव रिमेन्ड अ ड्रीम यानी ये बता रहा है भाई ये ख्वाब ही होता, वुड हैव रिमेन्ड अ ड्रीम फॉर लॉन्ग टाइम, बड़े मुद्दत तक, to come for resource strong country like Pakistan if there was no investment by IPPs। ओके, ये बता रहा है अगर आप IPPs जो है ये नहीं करते, जो एनर्जी क्राइसिस थे ये बढ़ जाते और कंट्री लाइक पाकिस्तान जो कंट्री लाइक पाकिस्तान। ओके, मैं एक बार फिर पढ़ा हूँ। एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए ये ख्वाब ही होता बड़ी अरसे तक अगर रिसोर्सेज स्टार्व्ड का मतलब हो जो रिसोर्सेज की कमी हो। रिसोर्स स्टार्व माना ये मतलब रिसोर्स की जिसको कमी हो। कंट्री लाइक पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, क्योंकि रिसोर्स जिस तरह से वाटर का, पानी का, हाइड्रो पावर पे बिजली बनती है, पावर ऑयल पे बनती है, विंड मिल्स पे बनती है, लेकिन उसके जो रिसोर्सेज है उतने नहीं होते। तो कंट्री में एनर्जी क्राइसिस बहुत ही आ गया था। तो इंडिपेंडेंस ने IPPs और दूसरे वापडा और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इदारों ने काम मिल के किया ताकि इस मसले को हल किया जाए। तो ये कह रहा है अगर इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो बड़ा मसला होता, इसको कैसे हैंडल कर सकते थे। देयरफॉर तभी इंस्टीड ऑफ इंडल्जिंग इन पब्लिक डिबेट्स ऑन इशूज़ दैट कुड स्पॉइल बिजनेसेस, बजाय कि हमें पब्लिक डिबेट्स में यानी TV पे आप या लोगों में डिबेट्स करके बहस मुबासा करके इश्यूज़ पे बिज़नेस इन्वेस्टमेंट को बिगाड़ने की बजाय, स्पॉइल यानी बिगाड़ना, इन्वेस्टमेंट की क्लाइमेट को बिगाड़ने के बजाय, आल्सो और रिलेशंस विद सम ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज़ द सेनेटरी डिमांड्स इंगेजिंग IPP इन टॉक्स रिस्टोर दियर शेकन कॉन्फिडेंस, यानी ये कह रहा है बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बजाय बिगाड़ने के और रिलेशन विद सम फ्रेंडली कंट्रीज से सेनेटरी डिमांड्स, समझ ये डिमांड कर रही है इंगेज करें आप IPPs को और टॉक करें और रिस्टोर करें, वो बनाएं फिर से दियर शेकन कॉन्फिडेंस, जो उनका टूटा हुआ कॉन्फिडेंस है, यानी उनके साथ मीनिंगफुल डायलॉग करें और जो कॉन्फिडेंस की कमी आई है उसको जो है उसको हल किया जाए।
now. Business and investment climate also a relation with some IPPs friendly country and sanity demand engaging IPP in talks and restore their shaken confidence. यानी कि उनसे बात करके जो कॉन्फिडेंस में शेकिंग आई है, कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, उसको फिर से रिस्टोर करें. होप दैट आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे. और मैंने जो ये वीडियो बनाया था थोड़ी कंप्यूटर की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था, तो हैंग हो रहा था. इसको मैं देखूंगा, लेकिन सही भी करूंगा इंशाल्लाह, ताकि और मसला आगे ना हो. लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, उन तक पहुंच जाए, ताकि वो उनको अंग्रेज़ी का फ़ियर दूर हो जाए और वो अच्छी तरह से इसको समझ सकें. और जो मैंने वर्ड्स आपको बताए वो भी आप नोट करिएगा, नाउन एडजेक्टिव वर्ब्स को. और जो मैंने आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है पार्ट ऑफ स्पीच को, वो भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपके पार्ट ऑफ स्पीच जब क्लियर हो जाएंगे तो आप इसको अच्छे तरह से समझ सकेंगे. और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कुछ समरी आप लिखें दें, ताकि मुझे पता चले आप क्या समझे हैं. और जितना आप लिखेंगे उतना आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतरीन होगी. तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको लाइक करें, शेयर करें. दैन थैंक यू वेरी मच.